Morning student, our next topic is derive an expression for Coulomb force between charges in term of their position vector। ठीक है ना, हमने ड्राइव एन एक्सप्रेशन कूलम फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है किसके बीच, इन कंपैरिजन ऑफ पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले आप लोगों को पोजीशन वेक्टर का पता होना चाहिए। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम अपनी जगह से किसी सीलिंग फैन को देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं यहाँ अपनी जगह से सीलिंग फैन को, वो वहाँ से लेकर वहाँ तक का जो डिस्टेंस है मेजरमेंट करके वो हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। सेम हमने बोला Q1 और Q2 लिए ओ पॉइंट से, ओ में एब्जॉर्बर बैठा है, ओ से Q1 एब्जॉर्ब कर रहा है, उसने बोला कि वो पोजीशन वेक्टर लिया R1, और ओ से Q2 लिया, वो लिया हमने R2। हमने बोला कूलम्स लॉ, कूलम फोर्स को निकालना हमेशा याद रखना। कूलम फोर्स होता है Q1 और Q2, दो चार्जेस के बीच, ओनली टू चार्जेस। ठीक है, और अभी बोला ये कि हमने ये पोजीशन वेक्टर के केसेस में देखा, तो पोजीशन वेक्टर आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ ओ से हम इसको ऑब्जर्व करें Q1 और Q2 को, ठीक है ना, इतनी दूर है हमारे सामने से। तो हमने ओ से देखा Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, डिस्टेंस है उसका ओ से, Q2 का है R2। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा हो गया ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारे पास एक है Q1 और दूसरा है मेरे पास Q2। अब इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी मेरे पास, या फिर रिपल्शन लगी। तो फोर्स हम बोलेंगे F1 इस F1 को लगी 2 से, इस F2 को फोर्स लगी 1 से, इस Q2 को फोर्स लग रही है 1 की वजह से, ठीक है, और Q1 को फोर्स लगती है 2 की वजह से। इस Q1 खींचता है Q2 को और Q2 खींचता है Q1 को अपनी तरफ से, ठीक है ना। तो उसके बाद पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर आया यूनिट वेक्टर आया, Q2 खींच रहा Q1 को, तो लिखा R12, 1 को खींच रहा 2। उसके बाद Q2 को कौन खींच रहा? Q1, इसका मतलब है R21, ठीक है ना। अब हमने ये लिया हमने एंगल, ठीक है, जब हमने ये एंगल लिया, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारे पास बेस, ठीक है ना। जब हम इस एंगल को अब ये मेरे पास ये एंगल है, तो अब हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगी? पाइथागोरस थ्योरम से आएगा R2 माइनस R1, ठीक है ना। जब मेरे पास ऐसी ट्राइंगल आएगी, ठीक है, हमने बोला है कि ये मेरे पास ये H है, ठीक है, ये मेरे पास P है, ये मेरे पास B है, ठीक है, हमने ये निकालना है, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई मेरे पास H है R2, ठीक है, B है R1, ये P हमने निकालना है, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से R2 माइनस R1 इज इक्वल टू P स्क्वायर, तो P इज इक्वल टू अंडर द रूट R2 माइनस R1, ये आएगा, ठीक है। तब हमने यहाँ निकाला R1 माइनस R2 स्क्वायर को हमने रहने दिया, ठीक है ना। उसके बाद सबसे पहले हमने कूलम फोर्स निकालनी है, ठीक है, डायग्राम समझ आ गया। कूलम फोर्स हमें पता है, हमने बोला ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कूलम फोर्स के लिए दो चार्जेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो सो दैट we can say that consider two charges Q1 and Q2, ठीक है। हैविंग पोजीशन वेक्टर Q1 की पोजीशन हैविंग पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2, Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1, Q2 का पोजीशन है R2। ये मैंने ये लिखा हुआ है, कंसीडर Q1 एंड Q2 हैविंग पोजीशन R1 एंड R2, दोनों के पोजीशन वेक्टर है R1 और R2। अब हमने फोर्स लगानी है Q1 को, हमने ये लिया हुआ है एक्यूट एंगल, ठीक है ना। Q1 को फोर्स लेनी है, हमने बोला फोर्स एक्ट ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये Q1 Q2 फिर से मैं बता रहा हूँ, ऐसे लिखना है Q1 Q2 बेस में नीचे। तो कूलम फोर्स एक्ट ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो कूलम फोर्स हमें पता है F इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर होता था, ठीक है। फोर्स लग रही है Q1 के लिए, हम क्या लिखेंगे फोर्स की जगह? F12, क्योंकि यहाँ पे देखो फोर्स क्या है F12, Q1 को फोर्स लग रही है F12, इसीलिए लिखा है इसको F12 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज कॉन्स्टेंट। एज इट Q1 Q2, ये भी हमारे पास एज इट आएगा। अब हमारे पास Q1 और Q2 के बीच डिस्टेंस नहीं है, उसको हमने क्या लिखा हुआ है? AB का होल स्क्वायर, हमने यहाँ डिनोट किया AB। ये अब हमें कैलकुलेट करना है, अभी तक नहीं था, डायग्राम में हमने पहले बता दिया, पर अब हमने बताना है कि AB का डिस्टेंस क्या है। उसके बाद बताया कि बट AB है मेरे पास
बी, ये है मेरे पास यूनिट वेक्टर आएगा यहाँ पे, ये देखो R12 तब लगाया हमने R12, ये वेक्टर नहीं आएगा, ये यूनिट वेक्टर है R12, ठीक है, या R21, ठीक है। यहाँ कितना आएगा यूनिट वेक्टर R1, हमने फिलहाल ये लिया। अब आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर, अगर कोई यूनिट वेक्टर फॉर एग्जांपल ए है, उसका वो कैसे वो सॉल्व होता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ऐसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना। तो हमारे पास है यूनिट वेक्टर यहाँ पे R12, तो ये कैसे आएगा हमारे पास, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, सॉरी डिवाइड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, सेम है क्योंकि इसमें दो चीज़ें छुपी हुई है, इसमें R12 ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते थे, ये मेरे पास R2 माइनस R1, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर होगा मेरे पास से, एक बार लिखो ऊपर, R2 माइनस R1 डिवाइड बाई वेक्टर, सॉरी मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे सॉल्व किया। अब आप लोगों को पता लग गया कि यूनिट वेक्टर को हमने, ये देखो यूनिट वेक्टर को हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमारे पास ये है R2 माइनस R1, और जो किसके बराबर होता है R2 माइनस R1 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1, ये हमने +1 में अच्छी तरह से पढ़ा है यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने बोला है कि ए बी, तो यहाँ पे है ए बी यूनिट वेक्टर। अब ए बी यूनिट वेक्टर की जगह लिखा हमने R12, ये देखो ए बी यूनिट वेक्टर R12, ठीक है। अब ए बी की जगह हमने क्या लिखा, ए बी हमें पता है कितना है, ए बी होता है हमारे पास, ए बी था हमारे पास किसके बराबर, ए बी इज इक्वल टू R12 किसके बराबर है, R2 माइनस R1, तो हमने ए बी की जगह लिखा R2 माइनस R1, ये लिखा ये है। उसके बाद ये यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, R2 माइनस R1 कैप मैग्नीट्यूड, तो हमने पूरी वैल्यू ये एग्जिट यहाँ पे पुट की, इसकी जगह इसकी दो वैल्यू है इसकी, ठीक है। हमने बोला ए बी की जगह वैल्यू R2 माइनस R1, ये देखो ए बी की जगह वैल्यू पुट कर दिया हमने क्या, R2 माइनस R1, ठीक है ना। और ए बी कैप की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी किसकी, R1 यूनिट वेक्टर, और R1 यूनिट वेक्टर की वैल्यू R2 माइनस R1 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। दो यहाँ है, एक यहाँ आया, ठीक है ना, यहाँ अलग अलग करके बताया कि दो यहाँ पे है स्क्वायर, एक यहाँ से आएगा तो कितने हो गए 3, और ये इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ सिमिलरली, ठीक है ना। अब सिमिलरली F21 ये निकाला था हमने, F12 अब निकालना सिमिलरली F21, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, अब आएगा R1 माइनस R2, बाकी सेम। क्यों आएगा, जब ये एंगल बनेगा उसके बाद, ठीक है ना, तो ये एंगल बनेगा, उसके बाद हमारे पास बेस बनेगा, पहले बना था हमारे पास बेस ये, अब बनेगा बेस ये, परपेंडिकुलर बनेगा ये, हाइपोटेन्यूज बनेगा R1, ठीक है ना। जब हम इसको अलग करके देखेंगे, हमने बोला कि ये ट्राइंगल अब ऐसी बन गई, ये बन गया हमारे पास न्यून कोण, तो ये बन गया हमारे पास बेस, ये बना परपेंडिकुलर, ये बना हाइपोटेन्यूज, तो ये है R1, ये R2, तो क्या बनेगा R1 माइनस R2, इसीलिए इसके लिए मेरे पास वो बनेगा R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये पूरी डेरिवेशन नहीं समझ आएगा मेरे को फिर से बोलना है। इसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमें पता है F इज इक्वल टू हमारे पास होता है F इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाए, ये F इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। इसने बोला इफ, कंडीशन लगाई है यहाँ, इफ अगर फोर्स F इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 बन जाए, ये फोर्स लेट किया है, सपोज किया है, तो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हमें पता है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 9, 10 की पावर 9, ठीक है ना, इसकी भी 9। उसके बाद बोला उसने Q1 Q2, और Q1 और Q2 को क्या लिखा हमने Q की वैल्यू, Q1 किसके बराबर है, Q के बराबर, Q2 भी किसके बराबर है, Q के बराबर। तो हमने R की वैल्यू पुट कर दी, 1, सेम वैल्यू पुट करनी, F इज इक्वल टू 9, 10 की 9, Q1 Q2 R स्क्वायर, F की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10 की 9 मल्टीप्लाई 10 की 9, Q मल्टीप्लाई Q, हमने बोला Q1 और Q2 की वैल्यू पुट करो Q,
ठीक है, दोनों वैल्यू पुट कर दी। अब कितने क्यू के 2, ये लग गया डिवाइड में, ठीक है, ये कैंसिल कर दिया तो 1 बचा, यहाँ बचा क्यू स्क्वायर को ले गया अंडर द रूट 1, तो क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो 1 कूलम कैन बी डिफाइंड एज चार्ज मैं इसको फिर से डेफिनेशन को बता देता हूँ आपको कल दूसरे चैप्टर में, ठीक है, ओके।